सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक जो कर है वो पुनः लगाया था। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको पुनः स्टार्ट किया था, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक जो अधिकारी होते थे उनका कार्य क्या था। अलमगुजार नामक जो अधिकारी थे उनका कार्य क्या था। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो अक्रिय गैस हम यहाँ पे जिनॉन को रख सकते हैं। जो जिनॉन है, जिनॉन अक्रिय गैस ये यौगिक बना सकती है, ऑप्शन बी। जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, हेनरी नियम अनुप्रयोज्य है। हेनरी नियम अनुप्रयोज्य है यदि जब ताप एवं दाब मध्यम हो, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। हजरत ए आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की, तो यहाँ पे शेरशाह सूरी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या होगा। सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम, तो यहाँ पे एक तो होगा आपका देवरिया का युद्ध होता है, साथ में फिर चौसा का युद्ध, कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, यानी सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। मुगल काल का स्वर्ण युग का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब अंतिम समय चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन करना है। अब आप डीपली पढ़ने की कोशिश ना करें, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो लगाएंगे तो आपके पास क्वेश्चंस का संग्रह ज़्यादा होगा, तो आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चंस को लगाइए। स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसने कहा था शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग, जो कि L.A. श्रीवास्तव। L.A. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। सल्तनत काल में आयात की प्रमुख वस्तु क्या थी। सल्तनत काल में आयात की जो प्रमुख वस्तु थी वह है घोड़ा, ऑप्शन ए घोड़ा। नेक्स्ट वन है कि किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोग पोर्टो गार्डे, ठीक है, पोर्टो गार्डे या फिर महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे। बंगाल का चट्टगांव बंदरगाह, बंगाल का चट्टगांव बंदरगाह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सयांता के व्युत्क्रम को परिभाषित करते हैं। सयांता के व्युत्क्रम को परिभाषित करते हैं जो कि तरलता से, तरलता से, ऑप्शन डी तरलता से। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है। इसे हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा के नाम से जानते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का वह सबसे छोटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो है अणु। अणु यहाँ पे राइट आंसर हुआ। देखिए, सबसे छोटा तो परमाणु होगा, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, यहाँ पे स्वतंत्र अस्तित्व यानी कि अणु बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूट के बारे में विवरण दिया था। राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया था, वह कौन था विदेशी यात्री। अलमसुदी, अलमसुदी यानी कि ऑप्शन बी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान, जो कि पेशवा सबसे ऊंचा पद था, जो कि प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। आमत्य, जो कि ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के विभाग को कहा जाता था, और साथ ही साथ विदेश मंत्री के सुमंत, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। 1517 में खतौली का युद्ध राणा संगा ने किसके साथ लड़ा था। खतौली का युद्ध राणा संगा ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, 1517, ऑप्शन ए।
निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं, जैसे कार्बन को हम लोग सी लिखते हैं, आयोडीन को आई लिखा जाता है, लोहा को एफ ई लिखा जाता है, एफ ई, और फ्लोरीन को एफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफ ई दो अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक जो चिन्ह है, तत्व के नाम एक या दो अक्षरों से बने होते हैं? जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये सुझाव किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, ऑप्शन सी, बर्जीलियस ने। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? धातुओं के बारे में बताइए कि कौन सा पॉइंट्स गलत है। वे तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं, वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट, नागभट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? बलबन के। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, ठीक है, बहाउद्दीन। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का संग्राम था? ये बात किसने कही थी? आरसी मुजुमदार, आरसी मुजुमदार, ऑप्शन डी। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो यहाँ पे करेक्ट होगा प्रांतों में दोहरा नियंत्रण, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन की क्या विशेषता थी? तो प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना गया? औरंगजेब को, औरंगजेब को, ऑप्शन डी। और जहांगीर जो आप देख रहे हैं, जहांगीर को न्याय के जंजीर के रूप में जाना गया, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में, और फैजी इनके 9 रत्नों में से एक थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि तुजक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी, लेकिन यहाँ पे जहांगीर जो देख रहे हैं, जहांगीर तुजक ए जहांगीरी, ये फारसी में लिखा गया था जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा, ऑप्शन सी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दुरानी का मकबरा, जिसको हम लोग बीबी के मकबरा के नाम से भी जानते हैं, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसको ताजमहल का फुहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि निम्न में से क्या अधातुओं की भौतिक गुण नहीं है? अधातुओं के भौतिक गुण नहीं है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि केवल ठोस अवस्था में होते, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन एक प्रकार का धातु है और वो द्रव अवस्था में भी होता है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत होता है। केवल ठोस अवस्था में होते, ये हम कह नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारा पॉइंट गलत है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम रेशा का रास्ता जो निम्नलिखित नाम क्या होता है? कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, तो कृत्रिम रेशे को हम लोग रेयान के नाम से भी जानते हैं, रेयान। अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ कब किया था? अकबर ने दहसाला नाम से एक नवीन कर प्रणाली को कब स्टार्ट किया था? तो 1580 ईस्वी में, 1580, ऑप्शन सी। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था, ऑप्शन ए, 4 भागों में, सॉरी, ऑप्शन सी, 4 भागों में, ठीक है। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में प्रतिनिधित्व किया गया था शंकर देव के द्वारा, शंकर देव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, शंकर देव। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहते थे, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सी। रानी पद्मावती जो है, रानी पद्मावती का जो नाम है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मावती का जो पति थे उनका नाम क्या था? राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? गुलरुखी, सिकंदर लोदी,
सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की भी स्थापना कराया था, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और या फिर हम इसको हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, कौन है? हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता के रूप में हम लोग अमीर खुसरो को जानते हैं, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, मदद ए मास इंगित करता था किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जिसे हम लोग मदद ए मास के नाम से जानते थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को विजित किया था, विजयपुर और गोलकुंडा, विजयपुर और गोलकुंडा, ऑप्शन सी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? कौन सी एक दहन पोषक है? तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में बताइए कि क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है, Mg बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है कौन? जो कि सीसा यानी कि लेड, ठीक है, सीसा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, भारी जल क्या होता है? भारी जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल क्या होता है? तो आपको पता है भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप के जल युक्त जल होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, आइसोटॉप होता है, डी करेक्ट है। निम्न में से वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कौन? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? नौका नाम से एक मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा, वो है रूस, रूस करेक्ट होगा, सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो स्वच्छ सबसे ज़्यादा कौन सा है? स्वच्छ इंदौर, तो इंदौर यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है किसने? तो केरल ने, ऑप्शन ए केरल ने। हाल ही में किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया? निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है कौन? तो वो है राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिकी पार्क को, फिलहाल बांस औद्योगिकी पार्क करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी असम। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि चारवाक जो दर्शन था, चारवाक दर्शन का संबंध लोकायत से हो जाता है, जैमिनी का संबंध मीमांसा से होता है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम बिल्कुल सही है, उत्तर मीमांसा बद्रायण, लेकिन मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी के साथ होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिए गए? सत्यमेव जयते का संबंध मुंडक उपनिषद से हो जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन के समय हेंस नोड, जो हेंसेंस नोड है, इसका निर्माण होता है किस में होता है? हेंसेंस नोड का निर्माण होता है पक्षियों में, पक्षियों में, ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा तत्व पौधों में श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लोहा, ऑप्शन ए लोहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 10वें मंडल में। 6 नंबर क्वेश्चन की वेद और यज्ञकर्ता के संदर्भ में आपको देखना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता है उनको होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद के अधर्वयु, सामवेद के उदात्री और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए, यानी ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया है। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के जो लेखक है वो है प्रतिपादक जो जैमिनी होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन? तो बायोटिन। बायोटिन का मतलब B7 होता है। बायोटिन का मतलब B7, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन, सिकेट्रिन और कैलेसिस्टोकिनिन पाचक हार्मोन है, वे कहाँ से स्रावित होते हैं? ये दोनों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका भाग होता है? ये ध्यान रखिएगा, ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? परुशड़ी किसका, ये जो कि प्राचीन नाम था, परुशड़ी का संबंध हो जाता है रावी नदी को परुशड़ी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता में उन्हें पड़ी कहा जाता था। अच्छा, एक शब्द जो ये आप देख रहे हैं, वेकनाट क्या थे? ऋग्वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को कहा जाता था वेकनाट। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र कौन सी नदी मानी जाती है? सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के मिलान में कौन सा गलत है? तो चेक करिए कौन सा यहाँ पे मिलान गलत तरीके से किया गया। तो देख सकते हैं, अस्किनी चिनाब बिल्कुल सही है, परुसड़ी रावी बिल्कुल सही, बिपाशा व्यास सही है, लेकिन सदानीरा जो है वो सतलज नहीं गंडक होगा। सदानीरा गंडक को कहा जाता था, सतलज सतुद्री को कहा गया। तो यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर बताई गई है वो 1/6, 1/6, ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वैदिक काल में समाज का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस अम्ल के निर्मित होने एवं जमा होने के कारण थकान होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता? 1 से कम नहीं होता किसका श्वसन गुणांक? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि लैमार्कवाद का आधार क्या है? लैमार्कवाद का आधार क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन डी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेखित मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्व रखता है, फेमस है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे, किस लिए जाना जाता था? निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा को कहा जाता था, ऑप्शन ए मुद्रा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सा था? सरस्वती। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम के साथ यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? देखिए, परुसड़ी रवि को कहते थे, सतुद्री सतलज को कहते थे, अस्कनी चिनाब है, बिपाशा व्यास को, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था?
अगहन्य जो है वो गाय के लिए प्रयुक्त होता था, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? युगल सावधान का साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी या फिर वैशाली कह सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी क्या थी? अस्मक, अस्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र 16 जनपदों में से एक था और इसकी राजधानी पोतली यानी ऑप्शन सी। और ये जो था गोदावरी नदी के आसपास ये क्षेत्र पड़ता था। हरित लवक की झिल्ली होती है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्ली होती है वह होती है किस तरह की? ये डबल लेयर्ड होता है यानी द्विपर्तीय होगा, ऑप्शन बी द्विपर्तीय होगा। लाइकेन एक अच्छे सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेन एक अच्छे सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ऑप्शन बी। ठीक है, कवक और शैवाल का ये जो कि कह सकते हैं दोनों सम्मिलित रूप होता है। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती है? भोजन का संचय करती है, राइट आंसर ऑप्शन डी, थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स देखिए यहाँ पे चारों का मतलब मैंने लिख रखा है कौन क्या होता है। थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाओं में स्पंज में भोजन का संचय करती है और पिनकोसाइट्स का संबंध शरीर को बढ़ाना या घटाना, कोइनोसाइट्स का संबंध आंतरिक इपिथीलियम बनाती है, ट्रोफोसाइट्स जो होता है वो पोषण के लिए काम करता है, थीसोसाइट्स भोजन संचय का कार्य करता है। यानी चारों को चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बिल्कुल सही। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? इसका संबंध बल्लभी। अब आपको ये बताना है कि पहली जैन सभा कहाँ हुई थी और दूसरी जो जैन सभा है इसके अध्यक्ष कौन थे? दोनों का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म, ऑप्शन सी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके संबंध में प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? बताइए। जो प्रमुख जैन तीर्थकर थे, 24 जैन तीर्थकर हुए थे, तो उनमें के उनके प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? अजीतनाथ हाथी बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ सर्प सही है, ऋषभ देव यहाँ पे गलत है क्योंकि ऋषभ देव का संबंध जो कि सांड से होगा, सांड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और महावीर का तो सिंह बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे जो कि गलत होगा। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सारनाथ में दिया गया प्रथम जो बुद्ध उपदेश था, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसी को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ऑप्शन बी। हिनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका कार्ले में। कार्ले गुफा कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे? तो ये वैशाली में, ऑप्शन बी वैशाली में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन बी भद्रबाहु बिल्कुल सही होगा। वी आकार के गुणसूत्र होते हैं, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं किसमें? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक जलीय जाति है? कौन सा एक जलीय जाति है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्सिया फ्लूटेंस जो होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस ये जलीय जाति के अंतर्गत आता है। लेकिन रिक्सिया के अन्य जो प्रजातियाँ होती हैं वो स्थलीय होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्थलीय होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है?
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन कराई गई थी, जो कि चौथी बौद्ध संगीति, ये सभी को पता होगा। तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा। ऑप्शन डी, वसुमित्र के द्वारा। बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा गलत है? बौद्ध मठ के संबंध में कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस लद्दाख, रूमटेक का संबंध सिक्किम से होगा। ये पॉइंट गलत है, सिक्किम से होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। रूमटेक सिक्किम। भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास EU नेवफॉर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सम्मिलित हुए थे कौन कौन? इस अभ्यास में सम्मिलित हुए थे इटली, स्पेन, फ्रांस, यानी 2, 3, 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये अदन की खाड़ी में हुआ था। किस देश के लेखक डेमन गलगुड ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? डेमन गलगुड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। द प्रॉमिस लैंड के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, डेमन गलगुड। किस राज्य ने जन सेवा योजना और जन स्पंदन योजना शुरू की है? जन सेवा योजना, जन स्पंदन योजना स्टार्ट करी गई है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? मॉडर्न इंडिया का विमोचन किया हरियाणा के मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत ने E100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या सही होगा। पहला पॉइंट है कि यह प्रोजेक्ट इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। यह प्रोजेक्ट पुणे से शुरू किया गया। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का पूरा लक्ष्य रखा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हुगली। हुगली की बस्ती जो थी उसको नष्ट कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल संबंधित था किससे? इल्बर्ट बिल संबंधित था किससे? तो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनवाई पर लगे पाबंदी को हटाने के हेतु था। तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से होता है, ये ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट थी निम्नलिखित में से किसके साथ वो जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी, ये उसके सदस्य थे लेकिन संस्थापक नहीं थे। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था। तो यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड। भारत के लोग साइमन कमीशन के भारत आने पर विरोध कर रहे थे, इसका कारण क्या था? तो साइमन कमीशन का विरोध, जिसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिस वजह से इसका विरोध किया गया था। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग जो हुआ था वो, जैसे घोषणा 8 अगस्त 1942 को, लेकिन स्टार्टिंग 9 अगस्त को माना जाता है, 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो थी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ थे। बंगाल के तेभागा आंदोलन का मांग क्या था? बंगाल के तेभागा आंदोलन का मांग क्या था? जमींदारों का फसल में हिस्सा आधा से हटा करके 1/3 करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं? 1848 में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहला शिकार इसका सत्तारा बना, महाराष्ट्र का सत्तारा। ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था किसने? किसने पढ़ करके सुनाया था? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी। भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किया गया
भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सहायक संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि के संबंध में, सहायक संधि किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स, सी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारन हेस्टिंग्स पर ही, बी करेक्ट आंसर बन जाता है। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, सी करेक्ट आंसर होगा। रॉलेट अधिनियम जो कि सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने का अधिकृत करता है, ये किसके समय की बात है? लॉर्ड क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, इस समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? यानी 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 ध्यान रखिएगा। और इस वक्त कौन थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। लॉर्ड वेवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है लॉर्ड वेवेल के संबंध में? इनका शासनकाल 44 से लेकर के 47 तक था। इनके समय में 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। इन्हीं के समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था, यानी कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर डी को गेस करेंगे। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगस्त प्रस्ताव के संबंध में तो ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में यहाँ पे यह अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पेश हुआ था। दोनों के दोनों कथन सही, सी विल बी राइट आंसर। 3 जून योजना का संबंध किससे है? 3 जून योजना का संबंध किससे है? तो 3 जून योजना का संबंध लॉर्ड माउंटबेटन, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इनके समय में तृतीय जो कि आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उपरोक्त कथन के संबंध में कौन गवर्नर जनरल होंगे? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885, तो उस वक्त लॉर्ड डफरिन थे, यानी बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि किसे ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना गया किसे? तो राइट आंसर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को जाना गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हुआ। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक बिल्कुल सही है। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन 2 देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? दूसरा देश कौन सा था? एक चीन और दूसरा ब्रिटेन। एक चीन, दूसरा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। सोवियत संघ जो कि किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? 1991। 1991, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था?
तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से किस देश में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से 1986 में समाप्त हुआ? 1986 में समाप्त हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में ये चला था। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था, तीनों कर्नाटक युद्ध का समय क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसी गवर्नर के समय में हुआ था? डुप्ले यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 से 48 तो पहला हो गया, बाकी के 2 जरूर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा गया? हिंद का चादर कहा गया किस सिख गुरु को? तो गुरु तेग बहादुर। सिखों के ये 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। किस योजना के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किसके तहत? तो सार्जेंट योजना। ठीक है, सार्जेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्प्रू समिति का संबंध किससे है? स्प्रू समिति का गठन हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिलियानवाला युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? इसका समय क्या है? चिलियानवाला का युद्ध 1849 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है 1857 की क्रांति के संबंध में? 10 मई 1857 के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे पामर्स्टन थे। यानी सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मेजर बारो को आपको पता होगा, मेजर बारो के संबंध में संथालों ने इनको हराया था, मेजर बारो को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षावन किसे कहते हैं? प्रवाल को। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है कि हिमालय के किस से भाग में हम करेवा के निर्माण को पाते हैं? करेवा के निर्माण को पाते हैं हिमालय के किस भाग में? कश्मीर हिमालय में। करेवा मिट्टी जो कि हिमालय कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूर्थ निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? यूर्थ जो है वो किस प्रजाति का घर होता है? तो खिरगी जनजाति यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सम्मिलित किया जाता है किस घटक को? तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, इन सभी को शामिल किया जाता है। यानी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात को प्रोत्साहित करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? तो 1949 में सर्वप्रथम हुआ, उसके बाद 1966, तीसरी बार 1991 में। 1991 में 2 बार हुआ था, तो सबसे पहली बार 1949 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस बैंक की स्थापना 1985, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्की, जिसको तुर्की के नाम से जानते हैं। यानी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक। ऑप्शन डी शिवालिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है? विंध्याचल पर्वत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है, यानी उत्तरी भारत को दक्षिणी भाग से अलग करता है। ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी,
यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सतलज और सिंध के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और सिंध के बीच जो हिमालय है उसे हम लोग पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो कुमाऊं हिमालय है इसे हम लोग सतलज और काली के मध्य रखते हैं। नेपाल हिमालय किसके बीच आता है? काली और तीस्ता के मध्य। और असम जो हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आता है। अगला क्वेश्चन, बरकान जो स्थलाकृति है इसका संबंध है। बरकान स्थलाकृति का संबंध किससे है? मरुस्थल से। मरुस्थल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि सतपुड़ा के पहाड़ी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सतपुड़ा के पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो होता है कि धूपगढ़ होता है और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत की पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तन बैंकों में विलय करने की संस्कृति किसने की थी? ऑप्शन सी खुसरो समिति ने। खुसरो समिति सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? भारत की कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। नाबार्ड। नाबार्ड ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा में महानदी पर। सी करेक्ट होगा। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? सी करेक्ट आंसर है चक्रवातों की शक्ति। चक्रवातों की शक्ति। ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि तुलाल जो है वो किस राज्य का एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तुलाल। तुलाल का संबंध हो जाएगा केरल से। तुलाल केरल से। अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? अलेपी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन बी केरल। केरल के तट पर स्थित है अलेपी बंदरगाह। नेक्स्ट वन है कि ह्यूमन जियोग्राफी वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन जियोग्राफी वेलफेयर अप्रोच, इस पुस्तक को लिखा गया है डी.एम. स्मिथ ने। डी.एम. स्मिथ ने। गारो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसका निर्माण हुआ था। किस तरह से हुआ? अंधभ्रंश के द्वारा हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय समावेशन से संबंधित थी? वित्तीय समावेशन से संबंधित थी कौन सी समिति? तो रघुराजन समिति। रघुराजन समिति ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं की गई थी? ध्यान दीजिएगा, नहीं शुरू की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें चारों ऑप्शंस को तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। जैसे कि जवाहर रोजगार योजना ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के स्टार्ट की गई थी, तो सी यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए पेपर गोल्ड शब्द का उपयोग किया जाता है? पेपर गोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जो आईएमएफ की मुद्रा है, आईएमएफ का जो मुद्रा है वो इसको एसडीआर के नाम से जानता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इसी को पेपर गोल्ड कहा जाता है। पेपर गोल्ड ऑप्शन डी। जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी पशु और पौधों के लिए। पशु एवं पौधों के लिए ऑप्शन बी। मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई थी किस भाषा से? मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से? अरबी भाषा से। अरबी भाषा से। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वन है कि बुशमैन होटेनटाट। बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है।
तो बुशमैन कलहारी मरुस्थल से संबंध रखते हैं, जो कि ये निग्रोइड प्रजाति से थे। ठीक है, निग्रोइड ऑप्शन ए। समानता इनमें से कौन सा जो कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है? सामान्यतः परतदार चट्टानों में सबसे जो ज़्यादा जहाँ मिलता है वो है आपका सिलिका। सिलिका करेक्ट होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें मणिपुर नहीं आता, मणिपुर करेक्ट होगा, इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की फ्लेसर जो निक्षेप पाए जाते हैं, फ्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं कहाँ पे? जलोढ़ पंखों और घाटी तल पर, जलोढ़ पंखों और घाटी तल पर, ऑप्शन ए। रूस के ग्रामीण जो अधिवासी यानी कि सामूहिक जो फार्म है, इसको क्या कहते हैं? रूस के ग्रामीण अधिवास यानी कि सामूहिक फर्म को क्या कहते हैं? इसे सोवखोज के नाम से जानता है, सोवखोज, ऑप्शन सी। हरित क्रांति से अभिप्राय है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, उच्च उत्पादक जो वैरायटी प्रोग्राम से, सी करेक्ट होगा। क्राल बस्ती जो है वो संबंधित है, किस जनजाति संबंधित है क्राल बस्ती? क्राल बस्ती का संबंध मसाई जनजाति से होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मसाई जनजाति। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका अनाईमुदी होगा, अनाईमुदी, ऑप्शन बी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो डी बिल्कुल सही आंसर, डी यहाँ पे नहीं, सॉरी यार, ऑप्शन सी होगा, बैरोज ने। ठीक है, बैरोज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में वर्णित किया था बैरोज ने। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कोपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन डी, कोपरनिकस। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी आपने उपसौर और अपसौर को तो पढ़ा ही होगा। उपसौर अपसौर में जो कि एक होता है 3 जनवरी, एक होता है 4 जुलाई। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है, अपसौर के दिन, यानी बी करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में, 1884, सी करेक्ट होगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या होगा? तापमान वृद्धि दर क्या होता है? सी करेक्ट होगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, सी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतु में परिवर्तन का जो कारण होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। और एक होता है आपका घूर्णन गति, जिसको रोटेशन कहते हैं, उसके कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी जो कि अपने अक्ष पर ही करता है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से जो बनी चट्टान होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जो डाउन्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो का संबंध तंजानिया से होगा, ऑप्शन बी। तंजानिया की राजधानी क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी तक कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। तंजानिया की राजधानी जल्दी से कमेंट करके बताइए। लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, इसका हम कह सकते हैं लैब्राडोर एक प्रकार की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कहाँ स्थित है? विनिपेग, विनिपेग पड़ता है कनाडा में। कनाडा में गेहूं, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से ये फेमस है, कनाडा में विनिपेग। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोसियुस्को जो होता है वो
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बी को टिक करेंगे। अब आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात खान जो कि कालगुरली और कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख खाने हैं, खदान है, तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जिस तरह के हमने प्रस्तावना में देखा इन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सजाना है। तो अगर हम इन सभी को अच्छे तरीके से सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो कुल मिला के राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी को, लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, अगर हम लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसे लघु लोकसभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अगर हम सदस्य की बात करें, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए कितनी? 1/3। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? सहमति देनी होगी, ये जो किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है ना। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो बताइए कि 21 द्वारा सुरक्षित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 जो है वो गारंटी देता है। 14 से 18 तक क्या होता है? समता का अधिकार, समता या फिर समानता का अधिकार। तो इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन डी, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 14 वर्णन करता है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई है किसकी? तो इसमें आपका सामाजिक समता के, ठीक है, समता, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सामाजिक समता के। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया था? कैबिनेट मिशन में जो कि 3 सदस्य थे, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्षता जो किया गया था पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध 1989 से, ये आपको याद रखना है, और ये अनुच्छेद 326 के साथ आता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29-30, ऑप्शन बी, 29 और 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है?
राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 270 के द्वारा। अनुच्छेद 270 के द्वारा। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, तो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। प्रधानमंत्री के इस्तीफे या फिर मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री के इस्तीफे या फिर मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? मंत्रिमंडल जो होगा स्वतः ही भंग हो जाएगा। मंत्रिमंडल पूरी तरह से स्वतः ही भंग हो जाएगा। इंडियन लिबरल पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लिबरल पार्टी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। द्विशासन को पहली बार भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? द्विशासन को भारत में पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये यहाँ पे फोर्ड सुधार यानी कि चेम्सफोर्ड जो सुधार है इसके द्वारा, ऑप्शन सी। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में आयोजन कहाँ पर किया गया था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था? अमृतसर की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1919 में, मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो प्रस्तावना में अगर हम ध्यान देंगे तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन डी होगा संघीय। राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत संविधान में निहित है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किसमें की गई है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 51 के क के अंतर्गत आता है। 51 के क के अंतर्गत, जो कि सोवियत संघ से ये लिया गया था। गिर सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? गिर सिंह प्रोजेक्ट, तो गिर सिंह प्रोजेक्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1972। 1972 ये ध्यान रखना है। और टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो 1973। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद या फिर ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन जो परत होता है वो समताप मंडल में मिलता है, और समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना उसी को कहा जाता है ओजोन छिद्र। ऑप्शन सी। ओजोन जो परत होता है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकता है, जिससे कि पृथ्वी पर अगर वो डायरेक्ट पड़ता है तो त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और इसकी मोटाई किसमें मापी जाती है? यानी कि ओजोन परत की मोटाई किसमें? डबसन इकाई में मापी जाती है, डबसन में। ठीक है ना। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 324 के फर्स्ट के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है? किसके पास? चुनाव आयोग के पास। ऑप्शन डी होगा 324 के फर्स्ट। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में तो पड़ता है, लेकिन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित है। पूर्वी तट पर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई थी, किसके तहत? तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 15वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। 1993। नेक्स्ट वन, कौन सा युग में सही नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया। बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन, जो कि ये यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1925 था कि सरोजनी नायडू जी के द्वारा था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। और हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, और मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है? जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। जैव विविधता अधिनियम कब बना था? 2002 में। ठीक है ना। और ये आपका पश्चिमी तट होगा, ऑप्शन सी पश्चिमी तट। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया। कौन सा कथन सही है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, कौन सा पॉइंट सही होगा? तो पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना की गई, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था। 1957 में उन्होंने सिफारिश किया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय के सुझाव दिया था और आधारित पे 3 पर है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? यानी यूएसए के संविधान से निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सभी के सभी चीज़ यहाँ से ग्रहण किया गया। तो डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो था कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली अध्यक्षता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी करेक्ट होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार किस संशोधन किया गया था? तो इसमें जो बात कही गई थी वो था आपका अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिनियम। ठीक है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात कही गई थी। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोकसभा की सदन की समिति है। ए करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के तहत बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले, ऑप्शन बी। नीति निषेधक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से है? नीति निषेधक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से है? देशों में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। देशों में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी। जो राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों में विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? नीति निषेधक तत्व में। नीति निषेधक तत्व में सी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च, ऑप्शन डी। नोकरेक जैवमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैवमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय। मेघालय करेक्ट होगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में अगर विरोध हो जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही प्रचलित होगा, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो ये विवाद को सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। किसकी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? देखिए 1909 के जस्ट बाद आपका 1919 आ गया था, यानी कि करीब ये आपका 10 वर्ष तक चला, यानी कि सबसे कम समय तक आपका रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इससे पहले आपका 1892 चल रहा था, तो 1892 से 1909 में काफ़ी समय था, लेकिन ये
ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है।